बाई कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट द फिनोमिना विच कैन एक्सप्लेन इज। ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी मतलब पार्टिकल थ्योरी। लाइट की दो थ्योरी हैं, एक वेव थ्योरी एक पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी से क्या क्या एक्सप्लेन हो गया था और वेव थ्योरी से क्या क्या एक्सप्लेन हो पाया। तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये दोनों पार्टिकल थ्योरी से भी एक्सप्लेन हो रहे थे, वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन हो रहे थे। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों पार्टिकल थ्योरी से भी एक्सप्लेन हो रहे थे और वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन हो रहे थे। लेकिन जो इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन, ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हुए। ठीक, फिर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो फिर से पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो एक ऐसा फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो किससे एक्सप्लेन हुआ, पार्टिकल थ्योरी से। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू। कॉर्पस्कुलर थ्योरी का मतलब हुआ पार्टिकल थ्योरी, और पार्टिकल थ्योरी में इतने सारे कलर्स होते हैं लाइट के, वो किसकी वजह से थे। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स की तो कोई बात ही नहीं थी। डिफरेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग जो कॉर्पस्कल्स होती हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से, बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंट साइजेज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स के डिफरेंट साइजेस की वजह से डिफरेंट कलर्स हुए थे। ठीक है, तो वो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। इंटरफेरेंस प्रूव्स, इंटरफेरेंस से क्या चीज़ प्रूव हुई, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक, क्या पार्टिकल नेचर नहीं, क्या हुआ प्रूव, वेव नेचर ऑफ लाइट, सी पार्ट। Two identical sources S1 and S2 emit light of same wavelength lambda. These light rays will exhibit interference if, ठीक है, दो आइडेंटिकल सोर्सेज हैं S1 और S2, वो सेम वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहे हैं, और दीज लाइट विल एग्जिबिट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कब एग्जिबिट करेंगे, जब जब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ठीक है, when their phase difference remains constant, when their phases are distributed randomly, if their light intensity remain constant, if their light intensity change randomly। तो क्या आंसर बनेगा, आंसर आपका बनेगा ए पार्ट। when their phase difference remain constant with time not with position। ठीक है, ढंग से समझो। जैसे मान लिया एक सोर्स है आपका S1 और एक सोर्स है आपका S2, तो पहली बात तो इंटरफेरेंस शो करने के लिए इनकी जो लाइट है वो सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने पहले कह ही दिया है कि यहाँ से निकल रही है वो लाइट वो लैम्डा वेवलेंथ की, यहाँ से निकल रही है वो लाइट वो लैम्डा वेवलेंथ की है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक सोर्स जो है वो रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, एक सोर्स ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इनकी वेव्स आपस में इंटरफेयर करें और इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो सस्टेन कर जाए, वो सस्टेन नहीं करेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन तभी करेगा जब दोनों वेव्स जो होंगी वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की होंगी। ठीक, अब इसका लॉजिक क्या वो समझ लिए। इसका लॉजिक ये है कि जब ये दोनों सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक होते हैं, मोनोक्रोमेटिक का मतलब दोनों की वेवलेंथ सेम होती है, और अगर ये कोहेरेंट भी होते हैं, कोहेरेंट का मतलब इनके बीच में किसी भी लोकेशन पे मान लिया इससे एक वेव इस पॉइंट पे आ रही है और इससे एक वेव इस पॉइंट पे आ रही है, तो इस पॉइंट पी पे इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए, ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, पी पॉइंट पे अलग फेज डिफरेंस होगा। अगर मान ली एक और पॉइंट है कोई क्यू, यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों सोर्सेज से लाइट रेज आ रही हैं, एक S1 से आ रही है एक S2 से आ रही है, तो हो सकता है यहाँ फेज डिफरेंस कुछ और हो, यहाँ पे फेज डिफरेंस डेल्टा फाई डैश कुछ और हो, बट जो भी वैल्यू यहाँ होगी, जैसे मान ली यहाँ पे वैल्यू है π/2, तो वो π/2 टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, π/2। मान ली यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो 2π/3 है, तो ये जो फेज डिफरेंस है 2π/3 टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ये हमेशा 2π/3 रहेगा। तब तब इन तब इस स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो सस्टेन करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, आपका सस्टेन करेगा। ठीक है, दोनों बातें समझ लो। इंटरफेरेंस पैटर्न होने के लिए दोनों सोर्सेज एक तो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सेम कलर की लाइट सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। दूसरा कोहेरेंट भी होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब होता है इनके बीच का इन दोनों सोर्सेज से जाने वाली लाइट रेज जब किसी पॉइंट पे पहुंचेंगी तो उन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, पोजीशन के साथ तो वेरी कर सकता है। मतलब इस पॉइंट पे कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, कहीं 0 होगा, कहीं π/2 होगा, कहीं पाई होगा, कहीं कुछ और होगा, लेकिन वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। इसीलिए इसमें क्या लिखा है, देयर फेज डिफरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट। देयर फेज डिफरेंस रिमेन्स यूनिफॉर्म नहीं लिखा है, देयर फेज डिफरेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तभी वो इंटरफेरेंस पैटर्न एग्जिबिट करेंगी और वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनेगा वो सस्टेन होगा और आप उसको देख पाओगे।
अदरवाइज क्या होगा, अगर अदरवाइज क्या होगा वो समझो। अदरवाइज अगर ये दोनों सोर्स कोहेरेंट नहीं है, इनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी कर रहा है और लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, और अगर वो टाइम के साथ वेरी करेगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा। जिस पोजीशन पे अभी मैक्सिमम बनना है उसी पोजीशन पे फिर मिनिमा बनेगा, फिर मैक्सिमम बनेगा, फिर मिनिमा बनेगा, और वो टाइम के साथ इतनी तेज़ी से वेरी करेगा कि आपको स्क्रीन पे एक जनरल इल्यूमिनेशन दिखाई देगा, मैक्सिमम मिनिमा का डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ऐसा होता है जब दो सोर्सेज इनकोहेरेंट होते हैं, कोहेरेंट नहीं होते, तब इन दोनों का जो इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे बनता है वो एक जनरल इल्यूमिनेशन होता है। ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस पैटर्न बन नहीं रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा, बट वो टाइम के साथ इतनी तेज़ी से वेरी कर रहा होगा, कहीं मैक्सिमा तो उसी पॉइंट पर तुरंत मिनिमा बन गया, तुरंत मैक्सिमा बन गया, तो वो सस्टेन ही नहीं हो पाएगा, आइज़ हमारी उनको ढंग से देख ही नहीं पाएंगी और आपको एक जनरल इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ढंग से समझनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व व्हेन लाइट रेज इंटरफियर। जब दो लाइट रे इंटरफेयर करती हैं तो क्या चीज़ कंजर्व होती है, तो जो टोटल एनर्जी है वो आपकी कंजर्व होती है। एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, बस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं एनर्जी कम पहुंचती है, कहीं एनर्जी ज़्यादा पहुंचती है। व्हेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ठीक है, एनर्जी इज क्रिएटेड, एनर्जी इज डिस्ट्रॉय, बिल्कुल नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है और एनर्जी सिर्फ क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Two waves represented by y1 is equal to 4 sin omega t and y2 is equal to 3 sin omega t plus pi by 3 interfere at a point, then the amplitude of the resulting wave will be about, ठीक है, एक वेव है 4 sin omega t, एक वेव है 3 sin omega t plus pi by 3, ये दोनों इंटरफेयर कर रही हैं, इनके बीच में इनका जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। तो समझ लो जरा, बहुत ही आसान है। जो पहली वेव है उसका एम्पलीट्यूड है 4, ठीक दिख रहा होगा आपको। जो दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड है 3, ठीक है। जो पहली वेव है y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, तो उसका एम्पलीट्यूड 4 है। दूसरी है 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, तो उसका एम्पलीट्यूड 3 है। और पहली वेव और दूसरी वेव में अगर आप फेज डिफरेंस देखोगे तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, इसमें है पाई बाई 3। तो सेकंड वाली वेव जो है और फर्स्ट वाली वेव में जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाई 3, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस आया डेल्टा फाई वो आपका आया पाई बाई 3। अब रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, ए नेट पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्मूला बहुत टाइम से आपको एकदम याद होगा। अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, सारी वैल्यू डाल देते हैं। a1 स्क्वायर है 16, a2 स्क्वायर है 9 प्लस 2 इंटू a1 है a1 है 4, a2 है 3 और कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 डिग्री। कॉस पाई बाई 3 होता है हाफ, तो उस हाफ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका कितना आने वाला है, तो ये तो आपका बन गया 25, तो ये हो गया, ठीक, प्लस ये कितना होने वाला है 12, तो ये आपका आया 37, ठीक। तो 37 आ रहा, तो अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास आप अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास आपका आंसर बनेगा, ठीक, अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास 6.1 कुछ 6.0508 कुछ इस तरह से आपका आंसर बनेगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो वेव्स हैं, एक 4 कॉस ओमेगा टी है और एक 3 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, और इसमें भी रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, तो ये भी सेम ही होने वाला है, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड 4 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, और आगे इसमें भी कॉस ओमेगा टी है, इसमें भी कॉस ओमेगा टी है, लेकिन प्लस पाई बाई 3 है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाई 3 का होगा। एक 4 है और एक 3 है, तो सब कुछ सेम ही रहेगा, तो आंसर भी सेम ही रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट 6। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहे हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस अंडर रूट के बाहर है डेल्टा फाई। अब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 डालेंगे, तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका बन जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या आंसर बनेगा आपका, तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट।
व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, तो एक बार के लिए समझ ही लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है लैम्डा, 2 लैम्डा, जीरो भी होता है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरह से। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस जो होता है वो होता है लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, इस तरह से। ये है पार्ट डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस का समझें, फेज डिफरेंस का, तो कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये फेज डिफरेंस है। और डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से। तो हमसे तो सिर्फ पूछा गया पाथ डिफरेंस। डिस्ट्रक्टिव में तो ये बनेगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। तो इसको आप लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो डी पार्ट, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। एन की वैल्यू डालोगे अगर आप 0 तो लैम्डा बाई 2 आ गया। ठीक, एन की वैल्यू डालोगे 1 तो ये 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, एन की वैल्यू डालोगे 2 तो ये 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आंसर आपका मैच कर जाएगा। इफ द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्सेज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न इज 3:5, A1/A2 का रेशियो दिया है, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया, A1/A2 का रेशियो दिया, और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आराम से समझना आपको। A1/A2 का आपको रेशियो दिया है कितना, 3:5। पहला एम्पलीट्यूड अगर 3 है तो दूसरा 5 है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है। ठीक, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो रेशियो है ये आपका बनेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा इन दोनों का सम, तो ये बन जाएगा 8, और मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा इनका डिफरेंस, तो ये बन जाएगा 2 और उसका स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 4 का स्क्वायर 16, तो ये आया 16:1। ठीक, ये जनरल फॉर्मूला होता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, और मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो इनका रेशियो ये बन जाएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सिंपली क्या होगा, A1 + A2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 - A2। तो वो मैंने इनको इस तरह से करके, और ये बन गया आपका। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Two sources of light of the same frequency produce intensity of I and 4I at a point। ठीक है, एक सोर्स की इंटेंसिटी I है और एक सोर्स की इंटेंसिटी 4I है किसी पॉइंट P पे इंडिविजुअली। ठीक है, इफ दे यूज्ड टुगेदर सच दैट द लाइट फ्रॉम देम रीच P विद ए फेज डिफरेंस ऑफ 2π/3। फेज डिफरेंस कितना है, 2π/3। तो P पे इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, बिल्कुल इसी को यूज़ करना है। ये रहा, किसी पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी जो होगी वो होगी I1 + I2 + 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। इसी को हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो नेट इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं। पहले की इंटेंसिटी है I, दूसरे की इंटेंसिटी है 4I + 2√I × 4I, मतलब 4I का स्क्वायर, cos डेल्टा फाई, cos 2π/3। cos 2π/3 होता -½ तो पहली बात तो यहाँ लग गया माइनस, और वो हाफ इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो देखते हैं कितना आने वाला। तो ये तो हो गया 5I माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2I। तो आपका जो नेट इंटेंसिटी आ रही है वो आपकी आ रही है 3I। ठीक, सो योर आंसर इज 3I। टू इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट I and 4I सुपर इम्पोज, देयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज। तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है और छोटी छोटी कितनी हो सकती है। तो आपको सॉरी इसमें लिखा है इनकोहेरेंट। तो अगर इनकोहेरेंट हैं तो जनरल इल्यूमिनेशन बनेगा। ठीक है, जनरल इल्यूमिनेशन में जो नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो होती है सिंपली I1 + I2। कैसे होती है I1 + I2 वो भी समझ लो। अगर इनकोहेरेंट फॉर्मूला हम यही लगा रहे हैं, अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो ये जो डेल्टा फाई है टाइम के साथ बहुत तेज़ी से वेरी करेगा। तो हम cos डेल्टा फाई की एवरेज वैल्यू डालेंगे, और cos की एवरेज वैल्यू या साइन की एवरेज वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो ये दूसरा टर्म तो हो गया 0, और दूसरा टर्म 0 हो गया। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज के केस में नेट इंटेंसिटी बनेगी आपकी I1 + I2। तो क्या आंसर बनेगा, सिंस ये इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं तो इनकी नेट इंटेंसिटी आएगी I1 + I2। सो योर आंसर इज 5I। फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट द टू सोर्सेज शुड।
ठीक है, सस्टेन इंटरफेरेंस होना चाहिए। जैसे हम अभी बात कर रहे थे शुरुआत वाले क्वेश्चन में कि अगर दो सोर्सेज इनकोहेरेंट हैं तो उनका इंटरफेरेंस तो बनेगा, बट वो इंटरफेरेंस टाइम के साथ बहुत तेजी से चेंज करेगा, तो आपको दिखाई देगा जनरल इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन। तो सस्टेन्ड होने के लिए उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस एट एनी पोजीशन ऑन द स्क्रीन। ठीक, तो क्या आंसर बनना चाहिए इसका? ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस? इसेंशियल कंडीशन पूछ रहे हैं, क्या इसेंशियल कंडीशन नहीं है? ठीक, तो इसेंशियल कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए, बाकी और कोई इसेंशियल कंडीशन नहीं होगी। एम्पलीट्यूड दोनों सोर्सेज के सेम हो नहीं हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम हो नहीं हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, तो फ़र्क बस इतना पड़ता है स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसका कंट्रास्ट अच्छा होगा, मतलब जहाँ मैक्सिमम बनेगा वहाँ एकदम बढ़िया मैक्सिमम बनेगा, जहाँ मिनिमम बनेगा वहाँ लाइट इंटेंसिटी जीरो होगी। ठीक, फिर जहाँ मैक्सिमम बनेगा वहाँ मैक्सिमम बनेगा अच्छी इंटेंसिटी होगी, लेकिन जहाँ मिनिमम बनेगा वहाँ एकदम लाइट इंटेंसिटी जीरो होगी। तो कंट्रास्ट, ब्लैक एंड वाइट का जो कंट्रास्ट होगा वो अच्छा होगा, लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इसेंशियल कंडीशन नहीं है। ठीक, तो जरा पढ़ लेते हैं एक करके। पहला, द टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट प्रोपोगेट इन ऑलमोस्ट द सेम डायरेक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एक ही जगह पहुंचना है तो दोनों की डायरेक्शन ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी, जरा समझिए। मान लिया एक सोर्स यहाँ है S1, एक सोर्स यहाँ है S2 और यहाँ स्क्रीन लगाइए और मैं इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक वेव तो S1 से चल के इस पॉइंट पे आएगी और एक वेव S2 से चल के इस पॉइंट पे आएगी और ये दोनों इंटरफेयर करेंगी, तो क्या इनकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं है सेम, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है वो भी इसेंशियल कंडीशन नहीं है, तो पहला आंसर भी बनना चाहिए। और देखते हैं, और इससे बेहतर कोई आंसर बनता है वो भी देखते हैं। द वेव्स मस्ट हैव द सेम टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। ये बिल्कुल सही है। सेम टाइम पीरियड का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, इसका मतलब वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं, दोनों की वेवलेंथ और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है। पहली तो नेसेसरी कंडीशन है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स मस्ट बी इक्वल। ये बिल्कुल भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। एम्पलीट्यूड अगर बराबर होगा, इंटेंसिटी बराबर होगी तो कंट्रास्ट अच्छा होगा, लेकिन इंटरफेरेंस होने की ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। डी पार्ट, द टू इंटरफेरिंग बीम्स ऑफ लाइट मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम सोर्स। ये नेसेसरी कंडीशन है। क्यों, जरा समझो। अगर मान लिया जैसे हम YDAC में देखते हैं तो ये दो स्लिट्स होती हैं, ये सामने स्क्रीन होती है और दोनों स्लिट्स को हम एक सिंगल सोर्स से ही इल्यूमिनेट कराते हैं। एक लाइट यहाँ से आती है, एक लाइट यहाँ से आती है और फिर दोनों स्लिट्स इल्यूमिनेट करती हैं। तो अब ये पहली वाली स्लिट भी अपने आप में एक सोर्स की तरह काम करने लगती है, दूसरी वाली स्लिट भी सोर्स की तरह काम करने लगती है और यहाँ से कुछ लाइट निकलती है, यहाँ से कुछ लाइट निकलती है और इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। अब ये सेम सोर्स से ओरिजिनेट करें, ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बीच में जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस की कंडीशन है वो जस्टिफाई नहीं हो सकती। सिर्फ एक सिंगल सोर्स से ड्राइव्ड दो सोर्सेज जो होते हैं सिर्फ वही कोहेरेंट हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। द टू इंटरफेरिंग बीम्स ऑफ लाइट मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम सोर्स। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। तो इसमें नेसेसरी कंडीशन कौन सी नहीं है? एक A नहीं है और एक C नहीं है। ठीक, अब फिर भी अगर A और C में हमें एक ही मारना हो तो हम C मारेंगे, A इसलिए नहीं मारेंगे, समझिए। हाँ, हमारा जो YDAC का सेटअप है उसमें ये स्लिट्स बहुत पास पास होती हैं, स्मॉल डी डिस्टेंस होती है और स्क्रीन बहुत दूर होती है। तो ये सेटअप कुछ इस तरह से दिखता है कि ये स्लिट्स जो हैं तो एक स्लिट यहाँ है और एक दूसरी स्लिट बिल्कुल यहाँ ऐसे होता है और स्क्रीन काफ़ी दूर होती है। तो जब अगर इसी पॉइंट पे मान ले P पॉइंट पे इंटरफेयर करने जाना तो एक लाइट तो आएगी S1 स्लिट से और एक लाइट आएगी S2 स्लिट से और ये ऑलमोस्ट इतने पास पास होती हैं। तो ये दोनों लाइट्स कैसे जाती हैं? पैरेलल जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, क्योंकि स्लिट्स का सेपरेशन बहुत कम होता है और स्क्रीन बहुत दूर होती है। तो ये कंसेप्चुअल कंडीशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल सेटअप की कंडीशन है कि स्मॉल d को हम बहुत छोटा रखते हैं कैपिटल D के रिस्पेक्ट में। तो वैसे ही दोनों ही आंसर नेसेसरी कंडीशन का पार्ट नहीं है, ना A ना C, लेकिन फिर भी अगर दोनों में से एक ही मानने को कहा जाएगा तो आप आंसर क्या मारोगे? C पार्ट।